अब आता है नेक्स्ट, केंद्रित केंद्रित एकल कोशिका। केंद्रित एकल कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वे क्रिस्टल जालक जिनके एकक कोशिका यूनिट सेल में अवयवी कण, क्या कौन, अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, तो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, साथ में कोनों के साथ साथ अन्य जगह पर भी स्थित होंगे, तो उसे कहिए केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बीसीसी। बॉडी सेल यूनिट सेल या बीसीसी। वैसे एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त उनके अंतः केंद्र में होता है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में यह है केंद्र में स्थित अवयवी कण। तो ये केंद्र में स्थित अवयवी कण है। ये क्या है? केंद्र में स्थित अवयवी कण। ठीक है, अब केंद्र में स्थित अवयवी कण है और ये है सेंटर पर, जी एच बी ए, ये है कोने पर, ई एफ ये कोने पर है, डी सी ये कोने पर है, लेकिन एक सेंटर में है, सी। सी जो है वो सेंटर में है। तो जहाँ सेंटर में भी एक अवयवी कण होता है उसे हम बीसीसी कहते हैं या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, अंतः केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। डायग्राम से समझ में आ रहा है। अब आता है फलक। फलक केंद्रित एकक कोशिका जो फलक पर होते हैं, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या एफसीसी। एकक कोशिका जिसमें कोनों में उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक पर, एक अवयवी कण कहाँ होगा? प्रत्येक फलक पर या फेस पर केंद्र में होता है, तब उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब देखिए ये फलक है, ये क्या है? ये एक फलक है। ये मैंने येलो से कर दिया, ये एक फलक है। अब इस फलक में कोने पर तो है ही है, लेकिन साथ में इस फलक पर एक केंद्र में भी है। देखिए ये केंद्र में है, ब्लू रंग से बना दिए, ये केंद्र में है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये देखिए नीले रंग ले लेते हैं, ये नीले, ये एक फलक ये रहा, इस फलक में भी, इस फलक में भी ये केंद्र में है, एक ब्लू रंग से बना दिए, केंद्र में है। तो ये क्या रहेगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है, अब आता है अगला अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या ईसीसी। इसमें क्या होता है? कोनों पर उपस्थित अवयवों के कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो पर विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाया जाता है। तो एक अवयवी कण कहाँ कहाँ होगा? विपरीत फलकों के केंद्र में होगा, तो यह अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होता है। ये तो एक फलक तो ये हो गया ऊपर वाला, और एक फलक हो गया ये नीचे वाला, और नीचे भी एक केंद्र में है, एक ऊपर भी है, विपरीत फलकों पर है। ठीक है, तो ये हो गया ईसीसी। एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है ये देख लो,
किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की गणना 3 बिंदुओं पर की जाती है। एक तो पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है अवयवी कण केंद्र पर है, केंद्र पर है तो एकक कोशिका को उस अवयवी कण का पूरा भाग अर्थात एक अवयवी कण प्राप्त होगा। ठीक है, यदि अवयवी कण कोनों पर है तो एकक कोशिका को उसका 1/8 भाग प्राप्त होगा, क्योंकि 8 होते हैं ना कोने, तो 1/8 भाग प्राप्त होगा। यदि अवयवी कण फलकों पर है तो कोशिका को उसका 1/2 भाग प्राप्त होगा, क्योंकि फलक में कितने होते हैं, 4। फलक में कितने होते हैं, 4। तो जब 1/8 उसमें था तो इसका दुगना हो गया, 4 गुना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, केंद्र पर है तो पूरा फल प्राप्त होगा, कोनों पर है तो 1/8 हो जाएगा, और फलकों पर है तो 1/2 इसका फल प्राप्त होगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, आद्य अथवा सरल घनीय कोशिका, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सेल SCU, सरल घनीय कोशिका या सिंपल यूनिट सेल SCC में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते रहते हैं, केवल कोनों पर, क्योंकि कोनों पर 8 होते हैं। कोनों पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो अवयवी कणों की संख्या भी 8 होती है। अवयवी कण कितने हो गए, 8 होते हैं। अब अवयवी कण कोनों पर हैं तो सरल घनीय कोशिका, सरल घनीय कोशिका कैसे निकलेगी, 1/8 हो जाएगी। अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 8, और सरल घनीय कोशिका कितनी होगी, 1/8। अतः सरल घनीय एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। ठीक है, सरल घनीय एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 गुणा 1/8, तो टोटल मिला के 1 आ गया, 1 हो जाती है। सरल घनीय कोशिका में प्रभावी अवयव कण 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अंतः केंद्रकीय कोशिका, अब आता है अगला अंतः केंद्रीय, बॉडी सेंटर्ड सेल्स। इनमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तथा एक अवयवी कण जिसमें केंद्र में होता है। 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तथा एक अवयवी कण केंद्र में स्थित होता है। अंतः बॉडी सेंटर्ड में ऐसा ही होता है। अंतः केंद्रीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 8, तो कोनों को होते ही होते हैं 1/8। सरल घनीय कोशिका 1/8 से गुणा कर देते हैं टोटल, प्लस एक सेंटर में उपस्थित होता है अवयवी कण, तो कुल कितने हो गए, 1 + 1 2, कितने होगा ये, 2 हो गए। अंतः कोशिकीय कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आता है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। इसमें क्या होता है कि इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और 6 फलकों के केंद्रों पर होते हैं, तो कुल कितने हो गए, 6 गुणा 1/2। कोने पर प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 गुणा 1/8 बराबर 1 हो गई। और फलक पर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 6, और 6 के फलक पर कितने होते हैं, 1/2 होती है संख्या, तो 6/1/2, 6 गुणा 1/2 बराबर 3। टोटल कितनी हो गई फलकों की, 3। तो अब समीकरण A और 2 दोनों से देख लो, तो कुल प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 3 4, टोटल कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। फलक केंद्रीय कोशिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ठीक है, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी। इसमें क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोशिका के कुल आयतन में अवयवी कणों की कुल प्रतिशतता संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब संकुलन क्षमता कैसे निकलती है, अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा 100। संकुलन क्षमता कैसे निकलती है, अवयवी कणों की संख्या गुणा एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, इस तरह से निकलती है। तो संकुल क्षमता का सूत्र हो जाएगा Z गुणा 1 एक अवयवी कण का आयतन 4/3 πr³ और बटे एकक कोशिका का आयतन AQ। ठीक है,
जेड क्या है, अवयवी कणों की संख्या है 4/3 पाई आर क्यू क्या है, एक अवयवी कण गोले का आयतन, और ए क्यू क्या क्या है, कोशिका का आयतन। एक घनीय कोशिका एससीसी का संकुलन क्षमता, एक सरल घनीय कोशिका एससीसी में केवल एक घन के कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। देख रहे हो, एससीसी में क्या होता है, घन के कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। मान लिया कि घन एक का कोशिका के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई a है, अवयवी कण की त्रिज्या r है। क्योंकि घन के किनारों पर कण का एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, अतः a बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। घनीय एक कोशिका का आयतन कितना हो गया, a का क्यू, और a का क्यू बराबर 2r का क्यू हो गया, और 2r क्यू का मतलब होगा 8r क्यू हो गया। चूंकि सरल घनीय कोशिका में केवल एक अवयवी कण उपस्थित होता है, अतः अवयवी कण का आयतन कितना होगा, 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। समीकरण 2 बन गई। संकुल क्षमता कैसे निकलेगी, एक अवयवी कण का आयतन गुणा 100 बटे एकल कोशिका का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू बटे 8 आर क्यू इंटू 100। संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 4/3 पाई बटे 8, आर क्यू से आर क्यू कट गया, और 100। संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 4 पाई बटे 3 गुणा 8 के नीचे का ऊपर चला जाएगा, अच्छा 8 3 के साथ गुणा हो जाएगी इसकी, अच्छा 8 जो नीचे है 3 के नीचे है ना, तो 8, या फिर ऐसे कर लो 4/3 है, तो 4/3 में 3 क्या है, 8 के पास गुणा में आ जाता है, आ गया यहाँ पे। अब काट पीटा कर लिया, संकुल क्षमता कितनी हो गई, पाई बटे 6 गुणा 100। संकुल क्षमता कितनी, पाई का 3.14, तो टोटल कितना आ जाएगा, 52.4%। कुल एससीसी की कुल क्षमता कितनी हो गई, 52.4%। अंतः केंद्रिक कोशिका, इसमें 8 अवयवी कण तथा एक कोशिका के अंदर होता है, जरा एक अंदर। अब चित्र के अनुसार देख लो, जब केंद्रिक घनी संरचना में अवयवी कण उपस्थित अवयवी कण विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य 2 अवयवी कणों के संपर्क में है। मान लिया कि एक घनीय एक कोशिका की एक भुजा a है, कितनी है, a है, तो ये तब क्या होगा, EF बराबर ED बराबर AD बराबर FC बराबर AA हो जाएगा, सबकी मान a हो जाएंगे। त्रिभुज EFD में देखा तो FD बराबर B, AFD में AF बराबर C, और EFD में तब EFD में त्रिभुज EFD में निकाल लो, FD² बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। इसे हल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। अब AFD में निकाल लो, AFD में कितना निकल के आएगा, AFD में कितना है, 3a², तो C का मान कितना आया, √3a निकल के आया यहाँ पे। अब मान लिया कि अवयवी कण की त्रिज्या r है, चूंकि काय विकर्ण AF की लंबाई एक पूरा गोला और 2 आधा गोला के बराबर है, एक पूरा गोला और 2 आधा गोला के बराबर है, तो C की लंबाई कितनी हो गई, C की लंबाई होगी 4r। अतः समीकरण 3 में इसका मान रख दो, तो 4r बराबर √3a, तो a बराबर कितना आ गया, 4r/√3। ये एकक कोशिका का आयतन है, क्या है ये, एकक कोशिका का आयतन है। हम जानते हैं कि केंद्रीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। एक अवयवी कण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, अतः 2 गोलों अवयवी कण का आयतन 2 गुणा पाई
पाई 4/3 पाई आर क्यू होगा। अतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुल क्षमता अवयवी कणों का आयतन और एकक कोशिका का आयतन, ये दोनों इस तरह से निकलेगा। 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू इंटू 100 हल करके क्या निकलेगा? हल करके क्या निकलेगा? बीसीसी की कुल संकुल क्षमता कितनी निकलेगी? 68। अरे काट कर दिया। कितनी निकलेगी? 68%। एकक केंद्रित कोशिका एफसीसी की संकुल क्षमता, इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं, प्रत्येक फलकों पर 6 अवयवी उपस्थित होते हैं। संकुल क्षमता निकालने के लिए हम किसी एक फलक पर उपस्थित एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित 8 अवयवी कणों को लेंगे। कोनों पर उपस्थित 8 अवयवी कण और एक फलक पर उपस्थित को लेंगे। चलो ले लिया। माना कि बी डी बराबर डी एच बराबर ए, तो बी डी क्या है? ये वाली लाइन, और डी एच कौन सी है? ये वाली लाइन। बराबर कितनी है? ए ए, दोनों ए ए के बराबर हैं। ठीक है भाई, मान लिया। त्रिभुज बी एच डी, ये वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज में, बी एच डी में। बी एच का मान कितना आएगा? √2a आ जाएगा। क्योंकि फलक के विकर्ण पर एक संपूर्ण अवयवी कण तथा 2 अर्ध अवयवी कण है, अतः माना अवयवी कण की त्रिज्या r है, तो संपूर्ण विकर्ण कितना होगा? 4r के बराबर होगा। संपूर्ण विकर्ण किसके बराबर होगा? 4r के बराबर होगा। और 4r के बराबर होगा तो ये a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2√2a आ जाएगा। हम जानते हैं कि एफसीसी में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या z बराबर 2, z बराबर 4 होती है। तो एफसीसी की कुल क्षमता कितनी होगी? संकुल क्षमता कितनी होगी? इस तरह से निकाल लेंगे, जैसे दिख रहा है इसमें, इस तरह से निकाल लेंगे और निकल के क्या आएगा? संकुल क्षमता टोटल पाई 100/3√2, और संकुल क्षमता टोटल कितनी आएगी? 74%। कितनी आएगी? 74%। अतः फलक केंद्रित कोशिका एफसीसी की संकुल क्षमता 74% होगी। एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी कैसे निकलती है एकक कोशिका की यूनिट सेल की? एकक कोशिका का घनत्व एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों का द्रव्यमान तथा एकक कोशिका के कुल आयतन का अनुपात को कहते हैं। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान और एकक कोशिका का आयतन से भाग दे दो। और द्रव्यमान कैसे निकलता है? एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या एकक गुणा एकक कोशिका में एक अवयवी कण का द्रव्यमान। एक अवयवी कण का द्रव्यमान से प्रभावी कणों की संख्या से गुणा कर दो तो कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान निकले आएगा, और नीचे तो आयतन से भाग देना ही देना है। कणों का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 6.022 × 10⁻²3 परमाणु। तो Na का मान कितना होगा? m के बराबर। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? m/Na, 1/Na। और डेंसिटी का घनत्व कितना होगा? z गुणा m/1/1/3। तो घनत्व कितना निकल के आया? Zm/1/3 Na किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। निबिड संकुलन, किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की रिक्तियां न्यूनतम हो तो इसे निबिड संकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निबिड संकुलन कहा जाता है। किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की रिक्तियां न्यूनतम हो। रिक्तियां क्या होगी? न्यूनतम। ये 3 प्रकार की होती हैं। देखो, एक विमा में निबिड संकुलन, एक विमा में क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन,
इसमें ठोसों के अवयवी कणों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए विकर्ण व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था में ठोस के अवयवी कण जो गोले के प्रकार के होते हैं का प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती पौधों गोलों के संपर्क में रहता है। रह गया, देख रहे हैं, अवयवी कण और निकट से संपर्क में रहते हैं। एक अवयवी कण के निकटतम गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक विमा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। एक विमा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 2 होती है। द्विविमीय में निबिड़ संकुलन, तो द्विविमीय में निकट संकुलन कैसे होगा कि द्विविमा में ठोसों के अवयवी कणों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं गोलों अवयवी कणों को एक साथ एक ऊपर एक रखकर निम्नांकित 2 तरीकों से की जा सकती है। कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला है द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें क्या लिखा है कि इसमें गोलों का अवयवी कणों की पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसमें एक गोला निकटवर्ती 4 गोलों अवयवी कण को स्पर्श करता है। यदि इसकी प्रथम पंक्ति ए अवस्था में हो तो उसकी दूसरी तीसरी सभी पंक्ति ए अवस्था में होंगी। चित्रानुसार निकटवर्ती केंद्रों में गोले के केंद्रों में मिलने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। इसे द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक गोला निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है, अतः इसका उपसंयोजन संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। द्विविम षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठोसों के दूसरे पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि गोले के प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक अवनमनों या डिप्रेशन में आ जाए। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बता देते हैं। जैसे कि ये गोले हैं, ये 2 गोले ये पंक्ति के गोले हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डिप्रेशन जो है, ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे में आ जाए एक एक। अब अगला वाला जो है तो इसके गड्ढे में आ जाए, इस तरह से अगला वाला जो है इसके गड्ढे में आ जाए, इस तरह से आ जाए, इसे कहते हैं अवनमनों में आ जाए। इस तरह यदि प्रथम पंक्ति को ए तथा दूसरी पंक्ति को बी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों पंक्तियों की व्यवस्था भिन्न है ना, कोई गड्ढे में अगर व्यवस्था भिन्न है तो इसमें एक गोले को निकटवर्ती गोला और गोलों ने स्पर्श कर रखा है, अतः इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकोणीय। इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, त्रिविमा में निकट संकुलन क्लोज्ड पैकिंग में इन 3 डायमेंशन। त्रिविमा में निकट संकुलन 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है। कितने तरीके से प्राप्त होगा? ये 2 तरीके से प्राप्त होगा। अरे भाई कहाँ भाग गया? घनीय निबिड़ संकुलित परतों की पहली लाइन के ठीक ऊपर दूसरी परत रखकर तथा ठीक इस परत के क्षैतिज दूसरी परतों पर रखकर निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसमें गड्ढों के बीच में नहीं रखा है, इसमें एक ऊपर एक रखा है, चित्र दिख रहा है। अतः ए टाइप लेयर बनकर तैयार जाती है। इस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार से प्राप्त होकर वाला जालक सामान्य घनीय जालक है। इसके एकक कोष्ठिका आध घनीय एकक कोष्ठिका होती है और इसकी उपसंयोजन संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अगला देखिए, निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम
त्रिविम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला देखिए कैसे प्राप्त किया जाएगा। पहला वाला द्वि परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर जब रखेंगे तब हमें प्राप्त होगा। प्रथम परत को द्वितीय परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवमान नमनों में आ जाते हैं, अर्थात ए बी व्यवस्था को त्रिविम में प्राप्त किया जाता है। त्रिविम प्राप्त किया जाता है। इसमें दो प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। पहली, जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्तियों के ऊपर अर्थात नीचे आता है तो ये चतुष्फलकीय रिक्तीय उत्पन्न करता है। इस प्रकार बने रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो चित्र देख लो, ये रिक्तियां हैं। इसमें ये वाला देखो, इसमें रिक्तियों बीच में आ गया है, इनके रिक्तियों बीच में आ गया, ऐसे इस तरह से आ जाता है। चित्र में चतुष्फलक रिक्तियों को टी से तथा अष्टफलक रिक्तियों को ओ से दर्शाया गया है। ये कैसे हैं? चतुष्फलक रिक्तियां हैं और ये ओ क्या है? अष्टफलक रिक्तियां हैं। दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती है। इसमें दो दो त्रिकोणीय रिक्तियां, एक ऊपर वाला तथा दूसरा नीचे की ओर तथा शीर्ष वाला बनता है। इस प्रकार की रिक्तियां को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। चित्र में दिख रहा है कैसे करके? ये 3 है, इसके ऊपर एक और बीच में आ गया चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये अष्टफलकीय रिक्तिका है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और इसमें अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। रिक्तियों की संख्या कैसे निकलती है? रिक्तियों की संख्या कैसे निकलती है? चतुष्फलक तथा अष्टफलक की रिक्तियां की संख्या संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है संकुलित गोलों की संख्या पर। निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या यदि n है तो इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी। ठीक है। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखने पर दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। पहली, चतुष्फलकीय रिक्तियों की आच्छादन। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत को प्रथम परत के गोलों पर संरेखित रखकर आच्छादित करते हैं। देखो किया जाता है। इस व्यवस्था में गोलों के पैटर्न एकांतर पैटर्न में पुनरावृत्त होता है और ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। इस प्रकार की रचना को अष्टकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। बी ए बी क्या है? बी ए इस तरह से प्राप्त होता है। इस प्रकार की परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन किस प्रकार से होता है ये देख लो। तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखी जा सकती है कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हों। इस व्यवस्था में तीसरी परत के गोले प्रथम तथा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को यदि हम सी कहा जाए तो ए बी सी व्यवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार को प्राप्त संरचना को फलक केंद्रकीय घनीय एफसीसी तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। डायग्राम में देखो ए सी बी ए, इस तरह से सबको मिला दो। अब देखो ये बन गया। ठीक है। इस प्रकार संरचना धातुओं जैसे तांबा तथा चांदी में पाया जाता है। तांबा और चांदी में इस प्रकार का निबिड़ पाया जाता है। दोनों
संख्याओं उप संयोजक संख्या 12, इनकी संख्या कितनी है? उप संयोजक संख्या 12। ठोसों में अपूर्णताएं, अपूर्णताएं या दोष, ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में दोष, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण फिजर परिपूर्ण नहीं होते, अर्थात इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोस में उत्पन्न दोष को क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष में देखिए पॉइंट इफेक्ट में क्रिस्टलीय पदार्थ में एक क्रिस्टलीय पदार्थ में के बिंदु तथा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अर्थात विचलन दोनों होना बिंदु ठोस कहलाते हैं। बिंदु दोष के प्रकार कितने हैं? अब इनके भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष, रस समीकरण द्वितीय दोष। ठोसों में वैसे बिंदु दोष दो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। इसमें समीकरण बराबर नहीं होता है। निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ये दोष आयनिक ठोसों में होता है। जब ठोस की गर्म किया जाता है तब कुछ अणु और परमाणु जालक बिंदुओं से बाहर निकलकर लुप्त हो जाते हैं। इससे उनके स्थान जालक बिंदु पर रिक्त स्थान बचता है, जिसे रिक्तियां दोष कहते हैं। रिक्ति का दोष घनत्व कम कर देता है। परमाणु गोल वाले तो यह परमाणु और ये चौकोर वाला क्या है? रिक्त स्थान। ये रिक्त का दोष है जी, जिस जगह जगह रिक्तिकाएं बन गई है रिक्त का दोष है। अंतरकाशी ठोस, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतरकाशी दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में होता है। अणु परमाणु के निश्चित व्यवस्था में होने पर एवं निश्चित क्रम में कुछ विशेष रिक्त स्थान होता है। जब बाहर से अणु या परमाणु इन रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। देखो अंतरकाशी दोष कहाँ पर है? अंतरकाशी भाग में अणु आ गए हैं, ये अंतरकाशी भाग है, इसमें आ गए अणु। ये सब क्या है? अणु, और अणु के बीच में क्या है? अंतरकाशी दोष आ गया, अंतरकाशी हो गया। अरे 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 फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष क्या? तीसरा, आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश स्थान पर चला जाता है तब उसमें उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। फ्रैंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। फ्रैंकेल दोष ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन दोष तो है भाई। उदाहरण जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। अब देखते हैं स्टॉकी दोष।
स्टॉकी दोष क्या होता है? स्टॉकी डिफेक्ट, क्रिस्टल में जब विपरीत आवेशित आयन जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं, जालक के जो स्थल हैं यहाँ से लुप्त हो जाते हैं, ये जालक में रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्टॉकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉकी दोष कहते हैं। इनमें लुप्त होने वाले धनायन ऋणायन की संख्या बराबर होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सीरियम क्लोराइड और ये सिल्वर क्लोराइड। इनमें क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं धनायन के या रिक्त स्थान होते हैं ऋणायन के। रिक्त स्थान धनायन के, इसे स्टॉकी दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जब गलित सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो जालक में सोडियम आयन का कुछ स्थान पर स्ट्रोंशियम द्वारा घेर लिया जाता है। सोडियम आयन को कुछ स्थान पर कैसे? स्ट्रोंशियम आयन द्वारा घेर लिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन द्वारा 2 सोडियम आयन का स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। देखो इसमें, इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या स्ट्रोंशियम आयन के बराबर हो जाती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम आना चाहिए था, स्ट्रोंशियम आ गया यहाँ पर। सही है। तो इस तरह से ये रिक्त सोडियम का स्थान है, कहीं कहीं पर सोडियम का स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अशुद्धता आ जाती है। इस तरह की अशुद्धता के कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। CdCl2 AgCl, अगला आता है नॉन स्टोकियोमेट्री दोष या सरमकरण वृत्तीय दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री अकार्बनिक ठोस जिससे क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी नॉन स्टोइकियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं में दोष स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस इफेक्ट, आयनिक ठोस धातु और अधातु के मिलने से बनता है। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? धातु आधिक्य दोष कहेंगे। धातु आधिक्य दोष निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ऋणायनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम की वाष्प प्रभावित करी जाती है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम की भाप को हम प्रभावित करें तो क्या होगा? सोडियम आयनित हो जाता है, जिससे कि सोडियम और प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इससे क्रिस्टल का क्लोराइड आयन अपना स्थान छोड़कर सोडियम आयन के विद्युत संयोजी बंध बना लेता है और रिक्त हुआ स्थान F केंद्र कहलाता है, जिससे कि मान जर्मन भाषा में फॉरबिडन है। इसका अर्थ होता है कि रंग क्रिस्टल के आवेश को संतुलित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन F केंद्र में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है और क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है क्योंकि जहाँ खाली जाता है, जहाँ पर खाली हो जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे तो अधिक्य दोष हो जाएगा। देखिए सोडियम प्रवाहित की जा रही है, सोडियम प्रवाहित करके सोडियम और इलेक्ट्रॉन में सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन आयन में टूटता जा रहा है और जहाँ जहाँ टूटता जा रहा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन ये भर्ती होता चला जा रहा है। तो भर्ती हो गया इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त धनायन की अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थित से
उपस्थिति से धातु अधिक्य दोष, जिंक ऑक्साइड इस तरह के दोष को प्रदर्शित करता है। जिंक ऑक्साइड का रंग कमरे के तापमान पर सफेद होता है। गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? पीले रंग का हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन निकलता है। जेडेनो हीटिंग करने पर जेड आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन आयन। ऑक्सीजन के निकलने के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक अधिक्य हो जाता है और जिंक की उपस्थिति में जिंक आयन अंतरकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतरकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। इस प्रकार धातु की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को अधिक्य दोष कहते हैं। अब आता है न्यूनता दोष। न्यूनता दोष में क्या है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु के क्रिस्टल के ऐसे दोष जिसमें धातु का स्टाइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है। स्टाइकियोमेट्री की तुलना में कितना हो जाएगा? धातु की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम और क्लोराइड के आयन समान अनुपात में होते हैं, ये तो सबको पता है। जब इनमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड अशुद्धि मिलाकर गर्म करते हैं तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड आयनित हो जाकर स्ट्रोंशियम में बदल जाता है और क्रिस्टल के अंतरकाशीय भाग में प्रवेश कर जाता है। तत्पश्चात दो धनायन आवेश के कारण सोडियम के दो आयन बाहर निकल जाते हैं और स्ट्रोंशियम एक सोडियम का स्थान ग्रहण कर लेता है और एक स्थान रिक्त रह जाता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम पे कितने आयन हैं? प्लस के 2 चार्ज हैं और सोडियम में कितना होता है? 1 प्लस का चार्ज होता है। जब एक स्ट्रोंशियम आएगा तो 2 सोडियम के आयन निकलेंगे, लेकिन स्ट्रोंशियम तो एक ही है तो एक ही जगह पर आएगा, एक जगह खाली रह जाएगी। इस प्रकार क्रिस्टल में ऋण आयनों की संख्या बढ़ जाती है और धन आयनों की संख्या न्यूनतम हो जाती है, जिसे हम धातु न्यूनता या धनायन या न्यूनता दोष कहते हैं। देख रहे हो इसमें धातु न्यूनता दोष। इसके बाद आता है रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। एक क्रिस्टल पदार्थ जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं तथा विचलन होना रेखीय दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? रेखीय दोष। क्रिस्टल ये ठोस का वर्गीकरण। तो एक क्रिस्टल पदार्थ जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन होना रेखीय दोष कहलाता है। अब यहीं तक रहने देते हैं आज। अगली वीडियो में फिर इसके आगे क्रिस्टल ठोस वर्गीकरण कराएंगे।